नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उन्हें कुछ और मंत्रियों के साथ राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। 17 अक्टूबर को पंचकुला के सेक्टर 5 में शपथ ग्रहण के लिए भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी 22 जिलों से करीब 50,000 व्यक्ति मौजूद रहेंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा एनडीए के घटक दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अभी तक चल रही सीएम पद की दावेदारियों को लेकर तमाम चर्चाओं के बाद भी विधायक दल का नेता चुनने के लिए हुई बैठक में नायब सैनी के नाम पर निर्विरोध मोहर कैसे लग गई? तो क्या ये अमित शाह की मौजूदगी का असर रहा या खुद अनिल विज ने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव आगे रखा? और अब आगे क्या होने वाला है, आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी। देवेंद्र जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। जीवन में मेहनत, निष्ठा और निरंतरता हमेशा तरक्की के रास्ते खोलते हैं। फिर से सीएम बने नायब सिंह सैनी के बारे में भी हम यही मान सकते हैं कि वो सचमुच मुकद्दर के सिकंदर हैं। पहली दफा जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने तो चुनाव प्रचार के दौरान मनोहर लाल ने एक मंच से ये खुलासा किया कि नायब सैनी ने जब यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी की तो रोहतक के प्रदेश कार्यालय में वो आए और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। उनको पार्टी ने अवैतनिक टाइपिस्ट का काम दिया, टाइपिस्ट का काम वो रोहतक में करते रहे। उसके बाद मनोहर लाल जी के साथ रहने लगे नायब सैनी और बताते हैं कि काफी टाइम तक उन्होंने मनोहर लाल जी की गाड़ी भी चलाई, इनका साथ बना रहा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं अंबाला में नायब सैनी। लेकिन 2014 में जब पहली मर्तबा बीजेपी की सरकार बनी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, तो राजनीतिक कारणों से मनोहर लाल ने अंबाला के नारायणगढ़ से नायब सिंह सैनी को विधानसभा का चुनाव लड़वाया और 2014 से 19 वाले कार्यकाल में उनको श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया गया था हरियाणा में। समय आगे बढ़ता गया, 2019 के लोकसभा चुनाव आए तो अच्छे कैंडिडेट की तलाश थी। फिर नायब सैनी को कुरुक्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ाया गया, वो सांसद का चुनाव भी जीते। सांसद रहते हुए जब चूंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे तो नायब सैनी को राजनीतिक कारणों से पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनाने में भी मनोहर लाल का आशीर्वाद और उनकी सहमति थी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के 4 महीने बाद ही फिर ऐसा मौका है जब मनोहर लाल जी को रिप्लेस किया गया तो फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी थोड़े ही टाइम में नायब सिंह सैनी एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते गए। राजनीति में तरक्की देखनी हो तो नायब सिंह सैनी की देखो। अब कहते हैं कि जैसे गुरु का भाग्य था राजनीति में, वैसे ही भाग्य नायब सिंह सैनी का भी चमका और आज फिर से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए लगातार एक एक सीढ़ी चढ़कर प्रदेश में सियासत की बुलंदी पर पहुंचे नायब सिंह सैनी फिर विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। उनके नेता चुने जाने के बाद खुद अमित शाह ने उन्हें बुके देकर बधाई दी। पार्टी ने विधायक दल का नेता चुनने की रणनीति को इतनी चतुराई से अंजाम दिया कि सब कुछ योजना के मुताबिक चला। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गौरतलब है कि विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी अपने सीनियर नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जाहिर है कि स्पष्ट बहुमत मिलने वाली बीजेपी को राज्यपाल ने भी सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। उन सबको साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं
उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और अब 17 अक्टूबर बृहस्पतिवार को पंचकूला में 50,000 लोगों की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके अलावा 10 मंत्री और भी शपथ ले सकते हैं। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, कुछ केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के 16 मुख्यमंत्री, एनडीए के घटक दलों के नेताओं के अलावा उद्योग और सामाजिक क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी। और हाँ, शपथ लेते ही नई सरकार के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं। चुनावी वायदे पूरा करना, नई योजनाओं को शुरू करना, युवाओं, किसानों और आमजन का भरोसा हासिल करना कि उनका फैसला सही था, अच्छा शासन और प्रशासन देना वगैरह वगैरह। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कल नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। सैनी के सिर पर ताज फिर सच क्या है? राज्य में एक बार फिर से नया राज आने वाला है। इस बार जनता के लिए समय ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले कम समय में उनको मुख्यमंत्री की कमान मिली, हालांकि कुछ ही महीने के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब उनको पूरा अवसर मिलेगा जनता से जो चुनावी वादे किए गए उनको पूरा करने का और जनता पर अपना विश्वास एक बार फिर से जताने का कि जनता उन पर फिर से विश्वास कर पाए, उनको दोबारा आने वाले समय में मौका मिले। इसको लेकर के अब नायब सिंह सैनी के पास पूरा भरपूर समय है, कल सरकार बनाएंगे। देखिए प्रगति, पहले तो मैं ये कहूंगा, नायब सिंह सैनी एक ऐसी मिसाल है कि राजनीति में मुकद्दर बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। हमने एक रिपोर्ट में बताया किस तरीके से नायब सैनी एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते हुए आज प्रदेश की सियासत में बुलंदी पर है। एक के बाद एक उनकी प्रमोशन होती चली गई। हालात ऐसे थे, लेकिन उनका मुकद्दर ने उनका साथ दिया। दूसरी बात, आज विधायक दल के नेता चुने गए और अमित शाह जी की मौजूदगी में, और जिस तरीके से सारा ये इवेंट हुआ, बड़ी मेरे को लगता है कूटनीतिक तरीके से, रणनीति के तहत सारा कुछ योजना के तहत हुआ है। थोड़ा बहुत जो कोई किसी तरह की आशंका थी वो दूर दूर तक नजर नहीं आई। सब लोग शांत हो गए क्योंकि अमित शाह सामने थे। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और राज्यपाल के यहां जाकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया और उनको इजाजत भी मिल गई, क्योंकि राज्यपाल भी जानते हैं कि बहुमत वाली सरकार है, स्पष्ट बहुमत पार्टी को, बीजेपी को मिला, तो उन्होंने भी उनको न्योता दिया कि आइए सरकार बनाइए। तो कल शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है पंचकुला में भव्य तरीके से। आप देखिए, मेरे को नहीं लगता, हरियाणा को बने हुए 58 साल हो गए। 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। पंजाब से अलग होकर हिमाचल, हरियाणा और पंजाब 3 अलग सूबे बने थे। 1966, 34 और 24, 58 साल हो गए। इन 58 साल में जितनी भी सरकारें बनी, कोई सरकार या कोई पार्टी तीसरी बार रिपीट नहीं हुई। ये रिकॉर्ड बीजेपी के नाम दर्ज हुआ है। और दूसरा, अब सरकार तो बन रही है, मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री के अलावा 10-12 जो भी मंत्री बनने हैं वो बनेंगे। एक आध फ्रेम खाली भी रखा जाएगा, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें संभावित होती हैं। कभी कुछ हो जाए, कोई राजनीतिक संकट आ जाए, तो 1-2 फ्रेम खाली रखा जाएगा। मनोहर लाल जी के टाइम भी ऐसा था, 1-2 फ्रेम खाली रखा गया था, जरूरत पड़ने पर नया मंत्री बनाया गया था। तो अब भी ऐसा होगा, 10, 11, 12 तक मंत्री बनाए जा सकते हैं, 1-2 स्पेस खाली रखा जाएगा। अब नायब सिंह सैनी कल शपथ ले रहे हैं और मंत्री भी लेंगे, और इसके तुरंत बाद फिर सरकार की परीक्षा भी शुरू है। आपको बता दूं, एक जानकारी ये भी है प्रगति, 17 को शपथ ग्रहण समारोह, 18 अक्टूबर को कांग्रेस ने भी अपने विपक्षी नेता, जो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, उन्होंने भी विधायक दल की बैठक अगले ही दिन रखी है। उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे सशक्त दावेदार हैं अभी। और अगर वो नहीं बनते, जिस तरीके से नतीजे आए हैं, भूपेंद्र हुड्डा नहीं बन पाते या सहमति नहीं बनती, तो उनके 1-2 कैंडिडेट उनकी तरफ से मैदान में पहले से ही सोच समझकर पेश कर दिए गए हैं। अशोक अरोड़ा जो थानेसर से, जिन्होंने सुभाष सुधा को हराया, जो हैट्रिक पर थे, और गीता भुक्कल जो भूपेंद्र हुड्डा की शुरू से पसंद रही है, प्रदेश अध्यक्ष भी उनको बनवाना चाहते थे, लेकिन नहीं ऐसी परिस्थितियां बनी, तो गीता भुक्कल को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, या अशोक अरोड़ा। और भूपेंद्र हुड्डा, मेरे को लगता है भूपेंद्र हुड्डा सबसे पहले है, उनकी दावेदारी पहले है, क्योंकि राजनीति का लंबा अनुभव है और हरियाणा की परिस्थितियों से, राजनीति से वाकिफ है। और अगर इस तरीके से, मेरे को यह भी लग रहा है प्रगति के विपक्ष के नेता के तौर पर, अब जब से भूपेंद्र हुड्डा के सामने ये
विषम परिस्थितियां आई है कि कांग्रेस नहीं जीत पाई, जीती हुई बाजी हार गई और दोष कुछ हद तक भूपेंद्र हुड्डा को भी दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कुमारी शैलजा जो एंटी गुट है भूपेंद्र हुड्डा का, वो भी सक्रिय हो गया है। शैलजा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चंद्र मोहन जो कालका से जीते हैं, भजन लाल के बड़े बेटे हैं, कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई हैं, उनका नाम सुझाया गया कि शायद चंद्र मोहन, क्योंकि चंद्र मोहन बहुत टाइम बाद राजनीति से, सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं। चंद्र मोहन के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे नेता साबित हो सकते हैं और हुए भी हैं। उनकी जो राजनीति है उसका तरीका अलग है, लोगों को जोड़ कर रखना, सबका मान सम्मान करना, लेकिन हालात के चलते वो थोड़ा सा अलग से थे, मुख्य धारा से हटे हुए थे। लेकिन अब चूंकि विधायक बने हैं, कालका से बने हैं, जहां से चौधरी भजनलाल के टाइम में भी विधायक बने थे और जुड़ाव वाले नेता हैं, उनके जो समर्थक है कभी हटे नहीं उनसे। उनकी नीति, राजनीति ऐसी है कि अपने समर्थकों को जोड़कर रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अब कुमारी शैलजा भी कोशिश में लगी है कि भूपेंद्र हुड्डा या उनके समर्थक के बजाय चंद्र मोहन को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, कांग्रेस में कुछ नयापन नजर आना चाहिए। तो 18 तारीख को कांग्रेस के विधायक दल की भी बैठक हो रही है और इधर कल शपथ ग्रहण करते ही मंत्रिमंडल का गठन होगा और नायब सरकार के सामने अब चुनौतियां भी बड़ी हैं। जिस तरीके से संकल्प पत्र में वायदे किए गए हैं, कांग्रेस ने कहा था 2000 महिलाओं को देंगे आर्थिक सहायता, इन्होंने कहा 2100 देंगे, कांग्रेस ने 500 का सिलेंडर देंगे, बीजेपी ने भी कहा हम 500 का सिलेंडर देंगे। जो ये वायदे किए गए चुनावी, अब उनको पूरा करना, उसके लिए आर्थिक क्षमता बढ़ानी होगी जी, मनी मोबिलाइजेशन जरूरी है। बिल्कुल ऐसा आएगा कहां से? अगर योजनाएं जो घोषणाएं की गई उनको जमीन पर उतारना शुरू करें तो एक आर्थिक पक्ष भी बड़ा मजबूत पक्ष रहेगा। कि अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जाए, कि सरकार का जो खर्चा है, जो खर्चे और बढ़ेंगे जी, वो पैसा कहां से आएगा? तो चुनौतियां भी साथ साथ शुरू होने वाली है। बिल्कुल देवेंद्र जी, निश्चित रूप से सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण समय आगे का रहने वाला है। लेकिन वीरेंद्र जी, जिस तरह से बीजेपी के सामने विधायक दल के नेता को लेकर के अभी तक लेकिन किंतु परंतु की स्थिति चल रही थी, आशंकाएं तमाम लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। नायब सैनी सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं, कल मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन दूसरी बार शपथ लेने के साथ साथ निश्चित रूप से बीजेपी के लिए भी, और न सिर्फ बीजेपी के लिए भी बल्कि सीएम सैनी के लिए भी अब चुनौतीपूर्ण स्थितियां होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए चुनाव के समय, उनको धरातल पर उतारने का समय अब आ गया है। क्योंकि जनता ने इसी विश्वास के साथ उनको एक बार फिर से मौका दिया कि जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे उन वादों को अब पूरा किया जाएगा। तो कितना चुनौतीपूर्ण आगे का 5 साल का कार्यकाल सीएम सैनी के लिए देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से कथुरिया जी जिक्र कर रहे हैं कि सीधे शपथ ग्रहण समारोह के अगले दिन कांग्रेस भी अब विपक्ष को मजबूत करने में लगी हुई है, नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए बैठक होनी है और उसमें निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष जो होगा तो कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका में अब पुरजोर तरीके से नजर आने वाली है। तो सरकार बनाना जितना चुनौतीपूर्ण था, उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अब सरकार को आगे चलाना होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, सरकार चलाना और अनुभवी लोगों के साथ सरकार चलाना जी, तो इसलिए मंत्रिमंडल के गठन में ऐसे लोगों को वरीयता दी जाएगी जो प्रशासनिक अनुभव भी रखते हो, राजनीतिक अनुभव भी रखते हो। देखिए, फ्लोर मैनेजमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी सदन के अंदर, वहां अपने, क्योंकि देखिए विपक्ष हमलावर है। देखिए 37 विधायक हैं, तो उनका सामना करने के लिए ऐसे विधायक भी चाहिए, ऐसे मंत्री भी चाहिए जो विपक्ष के आरोपों को झेल सकें, विपक्ष की जो बुछार होगी उसको झेल सकें। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का गठन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि ऐसे अनुभवी लोग हों ताकि जो विपक्ष का सामना कर सकें। तो इसी उद्देश्य को लेकर जो है अनिल विज का भी मंत्रिमंडल में आना सुनिश्चित माना जा रहा है। और ये बात भी है कि कृष्ण बेदी जो है वो संसदीय मामलों का भी विशेषज्ञ है, और आज भी जिस तरह से अनिल विज ने और कृष्ण बेदी ने मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव किया है, तो उससे ये संभावनाएं बनती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, इन दोनों को तो महत्व देगा ही देगा। और इनकी भूमिका क्या होगी, ये भूमिका तो पार्टी हाईकमान ने तय करनी है। मंत्री के रूप में भी हो सकती है, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी। और ये बात ठीक है, अभी कथुरिया जी चर्चा कर रहे थे, नायब सैनी वाकई भाग्यशाली हैं। अगर हम 15 वर्ष पहले देखें, 15 वर्ष अक्टूबर में ही, तो अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव लड़े थे 2009 के अंदर अक्टूबर में, तो तब वो नारायणगढ़ में 5वें स्थान पर रहे थे। अब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 15 वर्ष की अवधि के अंदर वो मुख्यमंत्री, दोबारा मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो एक राजनीति का एक चक्र है, भाग्य है जो उनका। देखिए, पहले वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में थे, अब उनका पूरा कार्यकाल पड़ा है। तो पूरे कार्यकाल के अंदर उन्होंने 56 दिन के अंदर 126 घोषणाएं जो की थी,
सबसे पहले तो उनको पूरा करना उनके लिए चुनौती है, क्योंकि स्वयं ही वो घोषणाएं कर चुके हैं। तो उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए आपको आर्थिक संसाधन भी जुटाना है और पार्टी को भी एकजुट रहना है। सभी विधायकों को साथ लेकर चलना है। जो नए मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें परस्पर विश्वास की भावना पैदा करनी है। तो देखिए, कठिनाइयां तो आएंगी, कठिनाइयां नहीं आएंगी ऐसा हो नहीं सकता। समय समय पर आएंगी, राजनीतिक दलों की ओर से आएंगी, विपक्ष भी हमला करेगा। तो ऐसे में नैब सैनिक के लिए कौन संकट मोचक हो सकते हैं, ऐसे लोगों की भी तलाश करनी पड़ेगी। उनको जो अपने राजनीतिक नियुक्तियां करनी है, राजनीतिक नियुक्तियां भी बहुत बड़ा एक कार्य होता है, उसके अंदर जो निष्ठावान और समर्पित लोग हैं उनको जोड़ने की बात है। और जो कार्यकर्ता लगे हुए, वर्षों से लगे हुए हैं, उनको लगे कि उनको भी सत्ता में भागीदारी मिले, उनको भी एहसास हो कि सत्ता को लाने में उनका भी योगदान है। उनको एहसास कराना, जिला स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, वो भी सरकार में अपनी भागीदारी चाहते हैं, वो ग्रीवेंसेस कमेटी के सदस्य बनना चाहते हैं। तो जो बड़े नेता होंगे उनके लिए तो अलग नियुक्तियां हैं, वो चेयरमैन के लिए लॉबिंग करेंगे, अलग अलग तरह के हैं। मतलब राजनीतिक परेशानियां भी आएंगी उनको, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरे जो सरकार के स्तर पर जो उन्होंने वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करने का उन पर दबाव रहेगा। जहां तक कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस के 37 विधायक हैं। ठीक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ पर आज कुछ विधायक इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। अगर कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं रहेंगे, दो फाड़ हो जाएंगे, तो कांग्रेस को नुकसान होगा। देखिए, 2 राज्यसभा की सीटें भी आगे होनी है, 2026 के अंदर, 2028 के अंदर 2-2 सीटें खाली होनी है। तो इस 37 संख्या बल के हिसाब से एक सीट जो है कांग्रेस के पास बनती है, कांग्रेस का दावा बनता है, कांग्रेस को पात्रता बनती है, कांग्रेस को मिलेगी अगर कांग्रेस एकजुट रहेगी। अगर कांग्रेस एकजुट नहीं रहेगी तो 2026 की जो 2 सीटें हैं, एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और एक कांग्रेस को मिलनी है। ऐसे 2028 में 2 सीटें खाली होनी है, तो एक कांग्रेस को मिलेगी, एक भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। अगर कांग्रेस के 37 विधायक एकजुट नहीं रहते, उन्हें फूट पड़ जाती है, विभाजन हो जाता है, तो ये कांग्रेस के लिए भी दुखदायी स्थिति होगी। तो ऐसे में मतलब कांग्रेस के अभी जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तय माना जा रहा है कि वो सीएलपी लीडर के लिए और कोई वरिष्ठ नेता है नहीं। अगर इस तरह अगर मान लीजिए कोई दूसरे को बनाया जाता है, यहाँ अगर गुटबाजी आड़े आती है तो पार्टी के लिए परेशानी भी खड़ी हो सकती है। कांग्रेस का भी एकजुट रहना जरूरी है। तो ये कांग्रेस के हित में होगा कि वो अपने वरिष्ठ नेता को उसका चयन करे। ये तो 18 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। तो चुनौतियां दोनों तरफ से हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अपने वायदे पूरे करने का दबाव है और कांग्रेस के पास एकजुट रहने का दबाव है। बिल्कुल, एकजुट रहने का कांग्रेस के ऊपर बड़ा दबाव है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी चुनाव हाल ही में हुए संपन्न लोकसभा चुनाव का जिक्र करें या विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, कांग्रेस को अगर कहीं भी पछाड़ मिली है तो सिर्फ और सिर्फ वो अंदरूनी कलह की वजह से ही मिलती हुई नजर आई है। लेकिन देवेंद्र जी, सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या ये अमित शाह की मौजूदगी का असर था कि पिछले लंबे समय से जो सीएम पद को लेकर दावेदारियां देखने को मिल रही थी, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से और पूरी शांति के साथ नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग गई? देखिए प्रगति, बिल्कुल जब तक विधायक दल के नेता नहीं चुने गए थे कई तरह की बातें हो रही थी। आज सुबह भी मेरे को सीएम सिटी करनाल से किसी पत्रकार का फोन आया कि शायद कुछ बदल जाए, ऐसा ना हो कि नायब सिंह सैनी का नाम लेकर किसी और का लिया जाए। एक बड़े नेता का नाम लिया गया कि उन्होंने हाई कमान को कुछ कागज सौंपे हैं जिसमें गड़बड़ियां आई है और कई तरह की बातें। आज सुबह की बात है। मतलब जब राजनीति में कुछ बड़ी घटनाएं होती है तो कई जो स्वार्थी लोग होते हैं, जिनके अपने हित होते हैं, वो राजनीति में अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं, अफवाहें क्या चर्चाएं भी होती हैं। आज सुबह मेरे को फोन आया कि 2-3 दिन से सीएम सिटी करनाल में ऐसा हो रहा है कि नहीं, इनके कोई कागजात हैं जो कुछ उस तरह के धंधे होते हैं, ये प्रधानमंत्री तक फाइलें पहुंच गई, कागज पहुंच गया। आज सुबह की बात है। तो राजनीति में स्वाभाविक चीजें होती हैं, जिनके हित प्रभावित होते हैं वो इस तरह की बातें फैलाते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता। बीजेपी तो बहुत हैरान कर देने वाले फैसले लेती है, जैसे मनोहर लाल जी को 2014 में पहली दफा दिल्ली से आए, करनाल में विधानसभा चुनाव लड़ा, विधायक बन गए, सीधे ही मुख्यमंत्री बन गए, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, फिर उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो बीजेपी अपने हैरान कर देने वाले, चौंकाने वाले फैसलों के बारे में जानी जाती है। इस तरह आज सीएम सिटी में 3-4 दिनों से कुछ सुना जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा जैसे समझा जा रहा है, कुछ और भी हो सकता है। मेरे से कुछ पुष्टि कर दे। मैंने कहा मेरे को नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी, जिनका नाम पहले से अमित शाह जैसे बड़े नेता अगर ये घोषणा करते हैं पब्लिकली, वो भी नहीं कि मीटिंग में या गुपचुप तरीके से, अगर पब्लिक के सामने पूरा प्रदेश सुन रहा हो, हरियाणा से बाहर के लोग सुन रहे हो कि ओबीसी चेहरा होने के नाते नायब सिंह सैनी को सीएम कैंडिडेट बीजेपी
प्रोजेक्ट करी है और चुनाव में सरकार बनेगी ये दावा भी था और सरकार बनेगी तो सीएम ही बनेंगे। तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि इतने बड़े नेता हाईकमान में और सरकार में नंबर 2 हो, संगठन में नंबर 2 हो। हालांकि जेपी नड्डा है लेकिन अमित शाह का अपना रुतबा है, अपनी समझ है और फैसले उनके स्तर पर लिए जाते हैं जो बड़े फैसले हैं। तो ये मैंने प्रतिकार किया कि ऐसा हो नहीं सकता, लिहाजा वही हुआ जो होना चाहिए था। अब विधायक दल के नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया है, उन पर जिम्मेदारी भी आ गई है और अब ये भी बात है कि जो विधायक चुनकर आए हैं उनके भी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, अलग अलग आदमी के हित होते हैं, सोच होती है, कोई किसी को पसंद करता है नहीं करता है, लेकिन हालात के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं और जो फैसले लिए होते हैं उस पर चलना होता है। और बीजेपी में तो एक खास बात है, जो फैसला होता है वो सिर माथे। चाहे अनिल विज के बारे में कुछ कहे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दावेदारी की, दावा ठोका कि सीएम के लिए मैं सीनियर हूं, लेकिन आज कुछ नहीं ऐसी बात हुई। भले उनके मन में पीड़ा हो लेकिन सार्वजनिक नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि आज ये बयान दिया है अनिल विज ने, जब विधायक दल के नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया, उन्होंने कहा जी मेरे को तो पार्टी चौकीदारी कहेगी तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा क्योंकि पार्टी का हुक्म है। तो देखिए हालात के हिसाब से फैसले होते हैं और फैसलों पर अडिग रहना, फैसलों को मानना, ये हर पॉलिटिशियन की पार्टी लाइन पर चलना, उनकी नैतिकता भी होनी चाहिए और उनका फर्ज भी होना चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी लगातार हालात के हिसाब से ही फैसले लेती है और इसी फैसले पर सबको चलना होता है। लेकिन सोनी जी, इस दौरान सवाल ये भी बढ़ रहा है कि क्या अनिल विज कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में पहुंच गए हैं? क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान या नतीजे आने के बाद लगातार अपनी वरिष्ठता का हवाला दे रहे थे, सीएम पद को लेकर के दावेदारी कर रहे थे, लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे थे कि अगर हरियाणा की कमान उन्हें सौंपी गई तो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। लेकिन जब ये स्थिति स्पष्ट हुई कि अमित शाह यहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त होकर के आ रहे हैं, विधायक दल का नेता अमित शाह चुनेंगे, तो क्या अनिल विज अब बैकफुट पर चले गए, कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आ गए हैं? शायद यही वजह रही कि उनकी तरफ से कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं नजर आई। देखिए, अनिल विज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, वो पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी से मिले थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। देखिए, जब उनको उनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करके नायब सैनी को बनाया गया तो कार्यकर्ता उनसे प्रश्न करते थे, उनके इलाके के लोग उनसे प्रश्न करते थे कि आपने दावेदारी क्यों नहीं पेश की, आप भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार, आप सीनियर हैं, सबसे सीनियर हैं, तो आप भी दावेदारी क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा ये देखना पार्टी हाईकमान का काम है, लेकिन मैं अपनी बात पार्टी हाईकमान के सामने रखूंगा। ये बात सभी रखते हैं, अपनी बात रखना है, लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी में अपना संगठन की जो रीति नीति होती है उसके अनुसार ही चयन होता है, उसमें किसी के कहने के अनुसार नहीं होता। ना पार्टी के ब्लैकमेलिंग के आगे झुकती है, ना ही अनिल विज का ऐसा कोई उद्देश्य था। देखिए, वो उन्होंने सिर्फ अपना दावा अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर किया और उसका एक एहसास भी हुआ, उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिला। जो मनोहर लाल जी के केंद्र में जाने के बाद हरियाणा के पंजाबी नेतृत्व में एक जो सूनापन आ गया था, एक रिक्तता आ गई थी, उसको अनिल विज ने भरा और उसका परिणाम भी हुआ। अनिल विज के दावा करने से जो पंजाबी समुदाय था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और मजबूती के साथ जुड़ा। देखिए, सभी लोग जो अहिरवाल के लोग अपना दावा कर रहे थे, तो ऐसे में पंजाबी समुदाय की ओर से अनिल विज ने सिर्फ अपना दावा इसलिए पेश किया क्योंकि उनके कार्यकर्ता चाहते थे, उनके वहां के लोग चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी संगठन मुझे मौका देता है, अवसर देता है, तो मैं तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। तो उनका कहने का भाव ये था कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें इस योग समझता है, लेकिन पार्टी की अपनी स्थिति थी, अपनी दुविधा थी। देखिए, पार्टी हाईकमान की तरफ से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी क्योंकि ओबीसी चेयर के रूप में पहले पार्टी अध्यक्ष, फिर मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है नायब सैनी होंगे, इसलिए उसमें कोई बदलाव का प्रश्न ही नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रांतियां उड़ रही, तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी, तो ये सब चलता रहता है, एक राजनीतिक जो प्रपंच भी होते रहते हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान अपने दृष्टिकोण में, अपनी स्थिति में स्पष्ट था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वो तस्वीर आज हमने दिखाई दी। तो अनिल विज का बैकफुट पे आने का प्रश्न नहीं है, उन्होंने अपना स्टैंड स्पष्ट किया। जो कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से उनसे प्रश्न करते थे तो उसका उन्होंने जवाब दिया है। अब पार्टी हाईकमान ने उनकी भूमिका तय करनी है, क्या उनको मंत्री बनाना है या किसी और जगह का उपयोग करना है, ये तो पार्टी को देखना है। लेकिन उन्होंने कहा है कि पार्टी जहां भी मुझे कहेगी, मैं अपनी जो जिम्मेदारी होगी, जो मुझे दायित्व दिया जाएगा, उसे मैं ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और ये पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता ही ऐसा कहता है। बिल्कुल, अनिल विज ने अपनी तरफ से हालांकि स्टैंड क्लियर कर दिया है। नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, कल मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन अब देखना ये बेहद दिलचस्प है कि सरकार बनाने से ज्यादा कितना चुनौतीपूर्ण होता है सरकार को चलाना, और इसमें कितनी मुख्य भूमिका के तौर पर नायब सिंह सैनी नजर आते हैं और उनके साथ इस मंत्रिमंडल में और कौन कौन से मंत्रियों को जगह दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और कल दूसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन अब देखना यह बेहद दिलचस्प हो रहा है कि अगले 5 सालों के कार्यकाल के दौरान नायब सिंह सैनी जनता से किए हुए वादों को कितनी जल्दी पूरा करते हैं और जनता पर अपना विश्वास कायम रखने में कितने कामयाब हो पाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर।